हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वृंदापुर नाम के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। सुमन के पिता एक साधारण किसान थे। माता पिता दोनों जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे। अब तो बस उन्हें चिंता थी तो अपनी इकलौती बेटी सुमन की शादी। माँ बापू, ये लो कान्हा जी का प्रसाद। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई। मैं अभी आप दोनों के लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। जीती रह बिटिया, बस अब कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले कर दे। हाँ, यही बस अब मेरा भी मन है कि हमारी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। तुमने गांव में किसी से बात की हुई है ना? हाँ, बोल तो रखा है। देखो ईश्वर कब इसकी शादी के भाग्य खोलते हैं। माँ बापू, ये लो चाय। अच्छा, मैं नदी पर जा रही हूँ। आज कमला के बापू की तबीयत ठीक नहीं है। वो अकेली नाव लेकर जाएगी तो मुझे भी उसकी चिंता रहेगी। उसे मेरा साथ हो जाएगा। मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। ध्यान से जाना बिटिया, ज्यादा गहरे पानी में नाव लेकर मत जाना। अरे सुमन की माँ, हमारी सुमन को बहुत अच्छा तैरना आता है, उसकी चिंता मत कर। जा बिटिया, आराम से जाना। सुमन अपनी सहेली कमला के साथ नदी पर चली जाती है। सुमन की सहेली कमला के पिता नाव चलाते थे और आज कमला अपने पिता की जगह नाव लेकर जा रही थी। सुमन अपनी सहेली कमला के साथ नाव में बैठी और सवारी को दूसरे किनारे पर छोड़कर जब वो दोनों वापस लौटने लगी तो अचानक नदी में उन्होंने एक लड़के को डूबते हुए देखा। कमला, वहाँ नदी के उस ओर कोई डूब रहा है, जरा नाव को उस तरफ लेकर चल। हाँ, पता नहीं कौन बेचारा, न जाने किसका लड़का है। सुमन नदी में कूदकर कमला की मदद से उस लड़के को नाव में लेकर किनारे तक लाती है। लड़के की तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से सुमन गांव के कुछ और लोगों को वहां बुला लेती है। सबकी कोशिश के बाद लड़के को होश आता है। तब तक सुमन के माँ बापू भी वहां आ गए थे। भैया जी, वो तो भगवान का शुक्र है, सुमन आज ना होती तो आपकी जान भी ना बचती। सुमन को अच्छा तैरना आता है, इसने ही आपकी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी गलती से ही डूबा। घर पर बिना बताए अकेला ही नाव लेकर नदी में घूमने निकल गया, पर नाव खराब हो गई और मैं नदी की गहराई में डूब गया। कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। माँ बापू, हम इन्हें घर ले चलते हैं। हाँ, चलो बेटा। सुमन अपने माता पिता के साथ राजेश नाम के उस लड़के को अपने घर ले जाती है। राजेश एक बहुत बड़े खानदान का लड़का था। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई भाभी और वो थे। राजेश को सुमन बहुत अच्छी लगी। उसके माता पिता लड़की ढूंढ रहे थे, पर राजेश ने घर जाकर सुमन के बारे में बात की तो उसके घर वाले इस बात को राजी नहीं हुए। पापा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर उन्होंने इसकी मदद की तो ये उनके घर की लड़की से शादी करके एक गरीब को हमारे घर की बहू बना लेगा। एक बार में तुझे वो अच्छी लगने लगी, पता भी है कितने गरीब लोग हैं वो। माँ, तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। मैं जानता हूँ मुझे सुमन से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। सुमन बहुत अच्छी है, बहुत सीधे साधे लोग हैं। एक बार जाकर देख लेते हैं। अपने बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ जी, वो बात तो ठीक है, पर समाज और बिरादरी में हमारी हंसी नहीं उड़ेगी जब वो लोग हमारे मेहमानों का स्वागत नहीं कर पाएंगे। क्या वो अच्छा खाना खिला पाएंगे बारातियों को? कैसी बात करती हो माँ? उनके घर 2 वक्त की रोटी सही से बन जाए, शायद वही काफी होगा। मैंने सुना एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर ही खेती करके घर का गुजारा करते हैं। कुछ देर की बहस के बाद राजेश के पिता उसे बोले, ठीक है राजेश, चलो मैं सुमन के माता पिता से मिलकर आता हूँ। पिताजी, आप उनके घर बात करने जा रहे हो? राजेश के चेहरे पर खुशी आ जाती। वो अपने पिता को लेकर सुमन के घर पहुंचता है। रामलाल, हमारा बेटा राजेश सुमन से शादी करना चाहता है और बेटे की खुशी की खातिर ही मैं इस शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। पर मेरी एक शर्त है, शादी तभी होगी जब मेरी वो शर्त मानी जाएगी। हाँ, बोलिए किशन लाल जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस शर्त को पूरा करने की, अगर मेरे बस में होगी। ये तो तुम जानते ही हो, आसपास के गांव में हमारी बहुत जान पहचान है, बहुत इज्जत है। सभी जानते हैं कि हम अपने छोटे बेटे की शादी भी खूब धूमधाम से ही करेंगे, जैसे हमने अपने बड़े बेटे की थी। पर हमें नहीं पता था कि हमारा छोटा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करेगा। मेरी शर्त है कि हमारे बेटे राजेश की शादी में तुम्हें बारातियों के खाने में 56 भोग का इंतजाम करना होगा। मतलब तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करनी है। राजेश के पिता की बात सुनकर सुमन के माता पिता चिंता में आ जाते हैं। किशन लाल वापस लौट जाता है। अगले दिन राजेश दोबारा सुमन के घर आता है। बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं। बाबूजी ने आप सबके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा, हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। राजेश जी, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अगर कान्हा जी के आशीर्वाद से मेरा आपसे विवाह होना लिखा है तो होकर रहेगा। मैं जानती हूँ मेरे कान्हा जी मेरी सहायता जरूर करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिलने वाली है और माँ जी और बाबूजी जैसे सास ससुर मिल रहे हैं। राजेश घर लौट आता है और सुमन के माता पिता शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, पर रामलाल के पास पैसों का इतना जुगाड़ हो ही नहीं पाया कि वो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवा सके। रामलाल, हम इतने अमीर नहीं है कि हम बारात के लिए 56 प्रकार के व्यंजन का प्रबंध कर सके। मैंने अपने बेटी की शादी में 2 सब्जी पूड़ी खीर और रोटी खिलाकर बारात को विदा किया था। मैंने तो ऐसे कोई 56 तरह के खाने नहीं बनवाए थे। अरे जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे पास तो देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मैं कोई मदद नहीं करने वाला। हाँ, 2 साड़ियां तुम्हारी भाभी ने खरीदी हुई थी, वो मैं दहेज में सुमन को दे दूंगा। बस इससे ज्यादा और उम्मीद मत रखना। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हलवाई भी बहुत पैसे मांग रहा है, पर अगर किशन लाल जी की शर्तें पूरी नहीं की तो मेरी बेटी बहुत दुखी हो जाएगी। वो राजेश से बहुत प्यार करती है। इसी चिंता में डूबा हुआ रामलाल घर आ जाता है। सुमन सब कुछ देख रही थी। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। उसी रात भगवान कृष्ण उसे सपने में दर्शन देते हैं। सुमन, तुमने मेरी हमेशा बहुत मन से पूजा भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे विवाह के दिन खाने में 56 भोग अवश्य बनेंगे। सारी चिंता छोड़ दो और विवाह की तैयारी करो। सुमन का सपना खुलता है और वो सारी बात अपने माता पिता को बताती है। शादी के दिन सुबह जब सब सो रहे थे, तब भोर के 4 बजे भगवान कृष्ण और उनके सारे सखा मिलकर सुमन के आंगन में 56 प्रकार के भोग तैयार कर देते हैं। अचानक सुमन की आंख खुलती है और वो जब ये नजारा देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुमन अपने माता पिता को बुलाती है। वो भी भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर दंग रह जाते हैं। भगवान कृष्ण सुमन को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। खूब धूमधाम से सुमन की शादी होती है। सभी बाराती 56 भोग की बहुत प्रशंसा करते हैं। भगवान कृष्ण के चमत्कार से अपने आप ही सुमन की शादी में सारे काम संपूर्ण होते चले गए। अब राजेश के परिवार वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उनका स्वागत सम्मान उनकी सोच से भी ऊपर हुआ था। सुमन मन ही मन कान्हा जी को धन्यवाद कहती है और खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा होती है। ब्याह कर नई नवेली दुल्हन कंचन जब अपनी ससुराल आती है। बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। ससुराल? हे भगवान, ये मेरी ससुराल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हुई हूँ। कंचन की सास उसे उसके पूरे ससुराल वालों से मिलवाती है। इनके पैर छू बहू, ये तेरे ससुर जी हैं, और वो सबसे बड़े जेठ जी और ये जेठानी, और इनसे मिल, ये दोनों तेरी ननद हैं और वो तीनों तेरे देवर। कुछ देर बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे उसके बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब चाची को आराम करने दो। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है सुबह 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। वो कल आपकी पहली रसोई है ना, इसलिए। जी ठीक है दीदी। अगली सुबह तड़के उठकर कंचन तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई में सबके लिए कई तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह कंचन बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने पराठे नहीं बनाए क्या? बनाए हैं ना जेठानी जी, पूरे 30 आलू के भरे हुए पराठे बनाए हैं। जानती हूँ थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप देखना मेरे हाथ के बनाए हुए रायता बूंदी और कोफ्ते की सब्जी के साथ ये सब यूं ही चट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 30 पराठे? अरे ये तो आधे से आधे परिवार के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ तो नाश्ते में ही 100 पराठे रोज बनते हैं। 100 पराठे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही कितना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबकी डाइट भी अच्छी है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे अब पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे। फिर ये तेरे 30 पराठे तो यूं ही चट हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर होने लगती है। उफ, ये पूरे कुनबे के लिए 100 पराठे का दुख पहले क्या कम था, जो ये गर्मी की मार भी मुझे झेलनी पड़ रही है। बाय गॉड, ससुराल में पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी झंड हो गई हो मेरी। माँ, आज तुम्हारी सचमुच बहुत याद आ रही है। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसकी छोटी ननद पुष्पा वहां आती है।
क्या हुआ भाभी? 1 घंटे से आप रसोई में खड़ी हो, लेकिन अभी तक आपसे 100 पराठे भी नहीं बने। बाहर सारे पराठे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये लोग इंसान है या जानवर जो बस चरे ही जा रहे। ये लोग मुझे बहुरानी बनाकर लाए या नौकरानी? इतनी जल्दी जल्दी तो कोई रोबोट भी रोटियां नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसे ही उसे 3 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए बीत जाते हैं। उसका सारा मेकअप पसीने में बह चुका होता है। बस अभी अब और पराठे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कंचन के प्राण में प्राण आते हैं। थैंक गॉड, मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। अब कम से कम इसके बाद मुझे यूं 100 पराठे अकेले तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को सब औरतें कंचन की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। अरे बहू की नैन नक्श तो अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन इसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब नाश्ते में ही 100 पराठे बनवाएंगे तो चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। जी कुछ नहीं, शादी ब्याह की रस्मों में तो बच्चे थक ही जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता है आजकल के बच्चों का कितने नाजुक होते हैं। वाह भाई सासू माँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी। वाह 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 वाह। उस रात मुंह दिखाई की रस्म काफी देर तक चलती है, जिस कारण कंचन थक जाती है। उफ, ना जाने ये कैसा पेट है इन लोगों का। ऐसा करूंगी, सुबह नाश्ते में मैं सबके लिए इडली सांभर और पोहा बना दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और इस तरह मैं 100 पराठे बेलने से बच जाऊंगी। अगली सुबह कंचन सबके लिए नाश्ते में इडली सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। ये क्या नाश्ते में भला ये इडली सांभर और पोहा कौन खाता है भाई? नहीं नहीं, हमें तो पराठे ही खाने। जब तक 10-15 पराठे खाकर डकार ना आ जाए तब तक तो समझो पेट भरा ही नहीं जी। ये इडली सांभर तो हमारे दांत के नीचे भी ना आए। ठीक कहा, छोटी बहू जाओ, जाकर सबके लिए पराठे बनाकर ले आओ। जी माँ जी। गुस्से में कंचन रसोई में जाती है। इतने अच्छे दिल से मैंने इनके लिए नाश्ता बनाकर रखा था, लेकिन वो सारा खराब हो जाएगा। जब इन सबको पराठे ही खाने थे तो पहले ही बोल देते, कम से कम यूं गर्मी में खड़े रहकर पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। कंचन फिर जल्दी से ढेर सारा आटा गूंथती है और पूरे 2 घंटे बाद 100 पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और सबको सर्व करती है। लेकिन इस तरह वो काफी थक जाती है। इसी तरह वो दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही रात का समय आता है। कंचन सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं? इसके साथ थोड़े बहुत पराठे भी बना लेती। इतने बड़े परिवार का भला दाल चावल से क्या ही होगा। हे राम, फिर पराठे? हाँ, यहाँ सबको पराठे खाने होते हैं। जी तो चाहता है पराठों में जहर डालकर खिला दूं इन सबको। फिर कंचन गुस्से में रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर से सबके लिए गर्मी में खड़े रहकर पराठे बनाती है। फिर दिन में दाल चावल बनाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कंचन, तुम्हारे शरीर पर ये लाल दाने कैसे हो गए? अब गर्मी में खड़े रहकर 100 पराठे बनाऊंगी तो ये तो होना ही था ना। जेठानी जी भी बस सब्जी बनाकर रसोई से बाहर आ जाती है। अकेले रसोई में खड़े रहकर तो मैं इतने लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ ना। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। उस वक्त मैं उनसे पराठे बनाना सीख जाती तो आज मेरी स्पीड अच्छी हो जाती। आपको पता है, पूरे 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मैं 100 पराठे बना पाती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और अब तुम आराम करो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर बारिश का मौसम होता है। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ओ नहीं, पकौड़े नहीं भाभी, उससे तो पेट में गैस बनती है। ऐसा करिए, आप गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाकर ले आओ और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। हे भगवान, इस सुहाने मौसम में भी इन सबको पराठे ही सूझ रहे हैं। अगर इनका बस चले तो ये अपनी अंतिम यात्रा में भी पराठे लेकर चले। कंचन रसोई में जाकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी का पानी सूख गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए ये गर्मी में चूल्हे के पास कम जाए। और हाँ, आप सबने जो अपने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप सबका फैटी लिवर हो गया है, इसलिए अब से आप पराठे जितना कम खाएं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब लिमिट से ही खाना खाते हैं और पराठे खाना भी बेहद कम कर देते हैं, जिससे अब कंचन को भी अपने बड़े ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।